नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया और ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को अस्थायी तौर पर सील किया गया है, क्योंकि तलाशी के लिए कंपनी की ओर से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आए थे, लेकिन तलाशी होने से पहले ही वो वहां से चले गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से जब कोई आधिकारिक शख्स तलाशी के लिए वहां पर मौजूद होगा तो सील हटा दी जाएगी। जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तभी 10 जनपद और कांग्रेस हेडक्वार्टर के आसपास बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि याचना नहीं, अब रण होगा। साथ ही कहा कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील करना और कांग्रेस हेडक्वार्टर को पुलिस के पहरे में कैद करना तानाशाह का डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी प्रतिशोध धमकी की राजनीति में भरोसा रखते हैं। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। और दूसरी तरफ तिरंगे को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। तिरंगे को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर तिरंगे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी के सांसद तिरंगा बाइक यात्रा पर निकले, लाल किले से विजय चौक तक। इस यात्रा में विपक्ष का कोई सांसद नहीं दिखा। इसे बीजेपी ने सीधे गद्दारी करार दिया। ये लोग मतलब ये बता दे रहे हैं कि हम लोग पहले से ही इस तिरंगे के खिलाफ रहे, देश के खिलाफ रहे। इन लोगों ने अंग्रेजी मानसिकता के साथ इस देश को चलाया, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ इस देश को चलाया। अब इनका असली चेहरा, मुखौटा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नोच कर दिखा दिया देश को। ये देखिए, ये लोग देश के भी गद्दार हैं, तिरंगे के भी गद्दार हैं। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है? ये सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? तिरंगे पर यह टकराव सियासत से सोशल मीडिया तक दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को अपना डीपी बनाया तो सत्ता पक्ष के सारे नेताओं ने इसे डीपी बना लिया। विपक्ष ने कहा तिरंगा हमारे दिल में है। देखिए, हमारे दिल में तिरंगा है। ये आप बीजेपी के बात सुन के सोशल स्टेटस में हमको चेंज करना पड़े, वो नौबत अभी नहीं आई है। हमारे दिल में तिरंगा है और दिल में ही रहेगा। देखिए क्या है ना कि भेद खुल गया। तिरंगे के प्रति सम्मान था नहीं। मोदी जी ने जैसे ही कहा घर घर तिरंगा, और ये सारे तिरंगा विरोधी अपनी कहते हैं ना कि वो एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि वो सियरा रंगा गए रहे और जैसे ही होकर आप पानी में पड़ल तो रंगवा उड़ गए। उधर कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगा लिए पंडित नेहरू की तस्वीर लगाई, याद दिलाते हुए कि तिरंगे का नेहरू
और कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा भी अब राजनीति का विषय बन गया है। तिरंगा हमारी आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लहराता हुआ तिरंगा सबके भीतर गौरव का भाव भरता है, लेकिन अगर इस पर भी राजनीति चल पड़े तो यह बड़े दुख का विषय है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में 11 जिलों में कमोवेश बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पिछले 36 घंटों में राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। पानी के कहर से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने अपना 75वां जन्मदिन धूमधाम से यहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी में मनाया और इस मौके पर राहुल गांधी ने लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा भी ली। दावणगेरे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के 75वें जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने दावणगेरे आए राहुल गांधी ने पासी के चित्रदुर्गा के मुर्गा मठ में लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा दी और इसके बाद राहुल गांधी सिद्धरमैया के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। I don't normally go to birthday celebrations. मैं आमतौर से जन्मदिन पर जाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सिद्धरमैया के साथ मेरा एक खास रिश्ता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ कि जैसे उन्होंने पिछली सरकार यहाँ पे चलाई थी। The way Siddharamaiah ji ran the last government of Karnataka. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार इस कार्यक्रम के पक्ष में नहीं थे। दरअसल राज्य के 11 जिलों में मॉनसून की वजह से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। कमोबेश 7,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 1.5 महीने में 35 से ज्यादा जाने गई हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम पर सवाल उठ रहे हैं। Insensitivity is the least I could say about it. दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हालात में सिद्धरमैया भव्य तरीके से जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये कांग्रेस की असंवेदनशीलता दर्शाती है जनता के प्रति। इस भव्य कार्यक्रम की वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लगा। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सिद्धरमैया दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन के जरिए वो पार्टी आला कमान को प्रभावित करना चाहते हैं। सिद्धरमैया ये कोशिश तब कर रहे हैं जब राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। बेहतर होता कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता का दुख दर्द बांट रहे होते। दावणगेरे से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच अब संघर्ष बढ़ना शुरू हो गया है। शुरुआत में सिर्फ बयानबाजी तक सीमित विवाद अब टकराव की तरफ बढ़ने लगा है। दोनों ही गुटों के तेवर देखते देखते जो आशंका है वो ये कि टकराव धीरे धीरे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी न फैल जाए। पुणे में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत को उद्धव ठाकरे समर्थक शिवसैनिकों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पुलिस सुरक्षा के बावजूद शिवसैनिक कार तक पहुंच गए। हमले में उदय सामंत की गाड़ी का शीशा चटक गया। मेरे साथ पुलिस थी, पुलिस नहीं रहती तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। डोंबिवली में शिवसेना शाखा में एकनाथ शिंदे का फोटो फिर से लगाए जाने पर दोनों गुट आपस में भिड़ गए थे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों गुटों को शांत कर पाई। पूरा कार्यालय पुलिस के पहरे में है। मतलब साफ है, एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित विरोध अब सड़क और शाखाओं में टकराव का रूप लेने लगा है। उदय सामंत पर हुए हमले पर शिवसेना नेता भले खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन शिवसैनिक मुखर हैं। गद्दार के साथ ऐसा होना ही चाहिए, तो उसका जवाब जैसे को तैसा ही मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्थर फेंक कर भागने वालों की मर्दानगी पर सवाल उठाया है, तो एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता ने इस तरह के हमले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। असं भ्याड हल्ला, दगड मारून पळून जाणं हे काय मर्दुमकी नहीं, आणि त्याचबरोबर पत्थर मारकर भाग जाना मर्दानगी नहीं है। कोई भी कानून हाथ में लेगा और राज्य की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। काम कोण करत असेल
तर त्याच्यावर पोलीस कठोर कारवाई करतील. ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है. अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मीटिंग ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, या तो आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में नहीं होनी चाहिए. एक तरफ शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ ठाणे जिले के शिवसेना अध्यक्ष केदार दिघे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बलात्कार की शिकार एक महिला को धमकाने का मामला दर्ज कर लिया है. ठाणे में एकनाथ शिंदे को टक्कर देने के लिए उद्धव ठाकरे ने हाल ही में आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को जिला अध्यक्ष बनाया है. शिवसेना कह रही है सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. केदार दिघे पे जो पुलिस ने गुनाह दर्ज किया है वो बदले की भावना से दर्ज किया है. केदार दिघे शिवसेना के जिला प्रमुख है, शिवसेना के नेता है. शिवसेना पार्टी का प्रतीक चिन्ह शेर है. सांसदों और विधायकों ने तो अपना रास्ता तय कर लिया है, लेकिन संगठन पर कब्जे के लिए शेर पर सवा शेर बनने की लड़ाई जारी है. मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए. चीन के एक युद्धपोत को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है और इसे एमडीएमके ने भारत के सामरिक हितों के लिए खतरनाक बताया है. वाइको ने मांग की है कि इस मसले पर भारत सरकार संसद में स्पष्टीकरण दे, क्योंकि इस घटना से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधे असर पड़ेगा. चीनी जहाज युआन वैंग 5 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आ रहा है. श्रीलंका सरकार द्वारा इस जहाज को अपने पोर्ट पर डॉक करने के फैसले पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. बुधवार को तमिलनाडु से सांसद और एमडीएम के अध्यक्ष वाइको ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया और भारत सरकार को आगाह किया कि चीन इस जहाज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए कर सकता है. राज्यसभा चेयरमैन और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इसे गंभीर मसला बताया है. श्रीलंका has allowed Chinese submarine warship to dock at Hambantota port. ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है. ये बहुत ही जोखिम भरा है. जब श्रीलंका अकाल का सामना कर रहा है, हमने उन्हें खाना और दवाई भेजी, लेकिन वो फिर भी चीनी जहाज लेकर आए हैं. वो चीन के बेहद करीब हैं. मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि श्रीलंका को चीनी जहाज को अपने बंदरगाह में रुकने की इजाजत ना दे. मंत्री को इस मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए. I would demand that the minister should make a statement on the floor of the house about this serious matter. Thank you. Thank you. Whoever want to associate, please send their names. I do agree it's a serious issue. उधर श्रीलंकाई सरकार ने इस मसले पर सफाई देते हुए कहा है कि अनुमति सिर्फ जहाज में फ्यूल और दूसरे सप्लाईज की रिफिलिंग के लिए है. लेकिन अगर यह अत्याधुनिक चीनी युद्धपोत एक हफ्ते तक दक्षिणी श्रीलंका में खड़ा रहा तो भारत के लिए चिंता की बात है. श्रीलंकाई सरकार ने चीनी जासूसी जहाज युआन वैंग को दक्षिणी श्रीलंका के हाम्बानटोटा पोर्ट पर 11 अगस्त को डॉक करने की अनुमति दी है. जासूसी उपकरणों से लैस इस चीनी जहाज का इस्तेमाल मुख्य तौर पर स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए किया जाता है. साथ ही इसका इस्तेमाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में भी किया जा सकता है. यही वजह है कि कई राजनीतिक दलों ने भारत सरकार को आगाह किया है कि श्रीलंका के एक पोर्ट पर चीन के इस जहाज को डॉक करने की अनुमति देने से भारत के सामरिक हित पर असर पड़ सकता है. चीन की नीयत हिंदुस्तान को लेके कभी साफ नहीं रही. अभी अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक जो गतिविधियां हैं चीन की, उनसे हम सभी लोग परिचित हैं. अब वो दक्षिण में भी लंका में अपने पैर पसार कर हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे की स्थिति पैदा कर सकता है. भारत सरकार को उसके लिए सावधान रहना चाहिए. हम सबको सावधान रहना चाहिए. जाहिर है चीनी जासूसी जहाज के श्रीलंकाई पोर्ट पर डॉक करने को लेकर उठा विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है. संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया. अलकायदा के आतंकवादी ऐमान अल जवाहिरी की मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में पुलिस को अलर्ट रहने को कहा है. इत्तेफाक से इसी समय अलकायदा से जुड़े आतंकी समूहों के साथ कथित तौर पर जुड़े कई लोगों को असम पुलिस ने हिरासत में लिया है.
अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। माना जा रहा है कि अलकायदा का काडर अब तालिबान के साथ होता हुआ इधर के आतंकी संगठनों से जुड़ सकता है। खुद जवाहिरी ने इधर भारतीय मामलों में भी बहुत गैर जिम्मेदार ढंग से दिलचस्पी दिखाई थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक अलकायदा का काडर IS से जुड़ सकता है। यहाँ उसका सहयोगी ISKP है। इसे अलकायदा के संसाधनों का सहयोग मिल सकता है। बीते महीने आईसिस ने घाटी में एक हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत दरअसल अरसे से ऐसे आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। अलकायदा और जवाहिरी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मामलों में दखल देने की कोशिश करते रहे हैं। अल जवाहिरी ने अक्सर कश्मीर और फिलिस्तीन की तुलना की है। भारत के समर्थन के लिए सऊदी अरब की आलोचना की। अलकायदा से जुड़े हुए अंसार गज़वातुल हिंद का संगठन यहाँ बना और नाकाम रहा। जाकिर मूसा मारा गया। 2014 में उसने भारत के खिलाफ पहला बयान जारी किया। इस साल अप्रैल में उसने हिजाब विवाद को लेकर भी बयान जारी किया और जून में दिल्ली, मुंबई और यूपी पर हमले की भी धमकी दी। इससे हमारे ऊपर काफी फर्क पड़ेगा कि अलकायदा जो है अभी देखना पड़ेगा अगला लीडर कौन है उनका और उसका क्या रवैया है। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन हो रही है साउथ में और जो मुस्लिम लड़के जो बहकावे में आ गए हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। इस लिहाज से खुफिया एजेंसियों की नजर ताज़ा सांप्रदायिक विवाद वाली जगहों पर भी है और उन शहरों पर भी जो संवेदनशील माने जाते हैं। अयमन अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद हो सकता है कि कुछ टकराव हकानी और तालिबान गुटों में देखने को मिले। इसका असर पाकिस्तान पर भी दिखाई पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा तंत्र को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है ताकि इससे जुड़े हुए लोग भारत में सेंधमारी ना कर सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। झारखंड के उन 3 कांग्रेस विधायक जिनके साथ पश्चिम बंगाल की CID फिलहाल हिरासत में पूछताछ कर रही है, उनकी निशानदेही पर जब दिल्ली में एक व्यक्ति के यहां पर छापेमारी करने वारंट के साथ बंगाल CID की टीम पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने अपना काम उनको करने से रोका। ये आरोप जो है CID टीम का है। और इस बीच कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने रांची में इस मामले में FIR कराई है और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जल्द केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ED उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस के असहयोग से परेशान बंगाल CID टीम जैसे ही आनंद निकेतन में सिद्धार्थ भट्टाचार्य के यहां तलाशी वारंट के साथ बंगाल CID टीम पहुंची, फौरन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का फोन आया कि वो थाने लौट आए। ये टीम कोलकाता में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों से करीब 50 लाख की बरामदगी के सिलसिले में पहुंची थी। सुबह हम गए थे तो बातचीत हो रहा था। घर में तो पहले घुस नहीं पाया, बातचीत हो रहा था। सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन करने के शुरू कर रहे थे, तभी यहाँ से जो हमारा स्कॉटिंग ऑफिसर था वो बोल रहे कि कोई सुपीरियर ऑफिसर थाने में बुला रहा है, जल्दी चलिए। बार बार बुलाते तो यहाँ पे आ गए। CID टीम के साथ दिल्ली पुलिस के असहयोग की खबर जैसे ही फैली, TMC के सांसदों ने राज्यसभा में इस मामले को उठाते हुए सदन से बॉयकॉट कर दिया। कोर्ट ऑर्डर के साथ एक दिल्ली वाले बंदे इसमें है इन्वॉल्व, उसको अरेस्ट करने के लिए CID टीम पश्चिम बंगाल से दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली पुलिस इधर आके वो टू बी अरेस्टेड को छुड़ा के लेकर गए और दिल्ली पुलिस को पश्चिम बंगाल की CID टीम को रेस्ट्रेन किया। नित्यानंद राय जी इसका कोई जवाब नहीं दिया और चेयर भी उनको अलाउ नहीं किया जवाब देने के लिए, तो इसकी प्रोटेस्ट में हम वॉकआउट करके बाहर आए। इसी बीच रांची में जिस कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई और जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री की भूमिका को उजागर किया था, अब उनका कहना है कि लालच उन्हें भी दिया गया और अब भाजपा उनके खिलाफ ED की जांच शुरू करवा सकती है। और आज के डेट में आप जान रहे जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी उपयोग कर रही है। कल का ट्वीट निशिकांत दुबे जी का देख लीजिए। मैंने सुबह ये बात बोली है ED और CBI के बारे में, और निशिकांत दुबे जी शाम में ट्वीट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, विजिलेंस ऑफ कोल, ED, CBI अनूप सिंह की
पॉलिटिकल जांच करे। 3 पर केस हुआ, अभी जेल में है, वेस्ट बंगाल में है। अब बचे में से इनको 10 लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इतना संभव नहीं है, 10 लोग जाने की स्थिति में नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। और इसी तरह से, इस तरह से हम देखें तो सरकार बची रहेगी, पार्टी भी बची रहेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य क्या होगा, ये आने वाले दिनों में बीजेपी से अधिक कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तय करेगा कि आखिर वो अपने झारखंड विधायक दल को एकजुट रखने में कितना कामयाब हो पाता है या नहीं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और हिमांशु शेखर के साथ रांची से कैमरामैन हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो झारखंड में आखिर कांग्रेस विधायकों को पैसा देने के पीछे क्या कहानी है और क्या साजिश हो रही थी, उसकी जांच तो बंगाल सीआईडी कर रही है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सबके पीछे साफ है, भाजपा है। और उन्होंने एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में कहा कि वो भाजपा के सामने झुकने वाले नहीं हैं। झारखंड की राजनीति में क्या हो रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेहतर कोई नहीं जानता। हेमंत जी, क्या हो रहा है आखिर? देखिए, फिलहाल तो अभी हमारे यहाँ हम तो सदन में बैठे हैं और सत्र भी चल रहा है और काफी कुछ हमारे विपक्ष के साथी संकेत दे रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक परिभाषा बदलने जा रहे हैं। तो हमने भी थोड़ा उनकी बातों को ध्यान में रखा है कि किस तरीके से ये राजनीतिक परिभाषा बदलना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि विगत 3 दिनों से वो सदन पर किस तरीके से आचरण कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। सरकार का ध्यान भटकाने का हर संभव, जिस चीज की सहमति बनती है चर्चा करने के लिए, उस पर हंगामा। आपको ये कभी लगा था कि कांग्रेस विधायक दल को तोड़ने का ऐसा प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये तो वर्तमान राजनीतिक जो स्थिति है, इस पे तो तोड़ने की बात नहीं, लोकतंत्र को खरीदने की बात हो रही है। जहां जनता निर्णय करती है कि लोकतंत्र में कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा, कौन उसका नेतृत्व करता होगा, कौन सरकार में मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता तय करती है। लेकिन अब हमारे विपक्ष के लोग अब मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र पर अब उनका विश्वास खत्म हो गया है। अब वो धन बल के चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा करने लगे हैं और एन के एन प्रकार इस मुहिम में लगे रहते हैं। कभी कुछ हासिल होता है, कभी कुछ मुसीबत में भी फंसते हैं। 3 कांग्रेस के विधायक आज की तारीख में हिरासत में हैं, आपको इसका तकलीफ है? ये तो चिंता का विषय है निश्चित रूप से, ये कि आज 3 विधायक हिरासत में हैं और ये कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये प्रयास चल रहा था और आज चीज़ें थोड़ा सतही स्तर पर आई है। अब वहाँ से क्या बात उठ के आती है तब पता चलेगा कि ये जो चैनल है वो आखिर किधर किधर से होते हुए कहाँ तक जाता है, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है। तो आपको पता चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही कमरे से ये इसका उद्गम होता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों आपके पीछे है? शायद हम सरकार में है इसलिए। क्या चाहते हैं? उनको सत्ता चाहिए। अब ये नहीं चाहते कि देश में इनके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति हो या दल हो वो सत्ता में रहे। तो आप कैसे अपनी सरकार बचाएंगे? अब वो भी देखेंगे। हमें
सत्ता जनता ने दिया है और उनकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हमारी हमेशा रहेगी और इस प्रयास पर जो संभव होगा वो हम करेंगे। सहयोगी को कैसे बचाएंगे? सहयोगी को टूटने से आप कैसे बचाएंगे? देखिए, सहयोगी को बचाने के में सहयोगी दल का भी भूमिका अहम है और इस विषय पर हमारा जो प्रयास है, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आपको बीजेपी से डर नहीं लगता? वो भी एक राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है। ऐसा थोड़ी है, उसमें डरने और नहीं डरने की बात नहीं है और राजनीतिक ताकत दिखाने की बात। कौन अपने राजनीतिक ताकत कितनी दिखा पाते हैं, कितने लोगों से जुड़ पाते हैं, कितने जो लोगों के बीच में इनकी पकड़ है, कितने लोगों का समर्थन है। जब राज्य की जनता का समर्थन हमें प्राप्त है तो मुझे लगता है कि किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं। वहीं झारखंड की राजनीति के दिग्गज और पूरे खेल को बेहतर तरीके से समझने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय का कहना है कि इस बार कई लोगों की बाजी जो है वो उल्टी पड़ गई है। झारखंड की राजनीति में आखिरकार क्या हो रहा है, इसे समझाने के लिए हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री और अब निर्दलीय विधायक सरयू राय जी हैं। सर, ये जो तोड़ फोड़ का गेम हुआ, ये क्या है, कैसे हुआ और कौन है इसके मास्टरमाइंड, और ये अभी तक इसकी क्या स्थिति है? देखिए, मीडिया के माध्यम से कई महीनों से खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के लोग टूटेंगे और ये बात सही साबित हुई। कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया कि वो फिसल जाएंगे। अगर इस ऑपरेशन में जिसने भी लगाया हो, जिन लोगों को लगाया था केंद्रीय स्तर पर, उसमें से ही लोगों ने क्रॉस किया और जिनको कहा था कि आप आगे बढ़कर काम करिए, वही अंत में पीछे हट गए। आदित्य सिंह नाम के एक व्यक्ति, मेरी सूचना है कि स्पेशल ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया, फिर छोड़ भी दिया। कोई एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स के लोग हैं, उनके साथ भी ये जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग इसमें हैं। तो प्लान तो मुझे लगता है फुल प्रूफ था। और जैसे कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से, अंदर का ही भेदिया दूसरी तरफ भी सूचना दे दिया। 3 विधायक पकड़े गए, एक चौथे वकील साहब जो केस लड़ते थे सरकार के खिलाफ, वो भी कलकत्ता में पकड़े गए, सभी पैसे के साथ पकड़े गए। तब ये तात्कालिक तौर पर मुझे लगता है कि इस अभियान का गला घोंट गया है। इस अभियान ने, ये अभियान किसके इशारे पे चल रहा था और कैसे गला कैसे घोटा गया? तो ये कहीं ना कहीं ये जो अभियान चल रहा था, इस अभियान में एक तरह से दुधारी तलवार है। भारतीय जनता पार्टी भी सोचती है कि 12-13 विधायक टूट के चले आए तो ये सरकार गिर जाएगी। ये सरकार भी सोच रही है कि कांग्रेस के 12-13 जो टूटकर भाजपा में जाएंगे वो हमारे ही पास आ जाएं, जेब में मिल जाए, तो हमारी 30 और 12 या 13, 42, 47 स्ट्रेंथ हो जाएगा, हमारी सरकार बच जाएगी। तो दोनों तरफ के संपर्क में जो लोग थे वही लोग इस मुहिम में मुखिया काम कर रहे थे, उनकी सूचनाएं दोनों तरफ जाती थी। यही नतीजा हुआ। अब ऊपर से राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर किसने किया, ये कहना बड़ी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, उन्हें तो इसके बारे में एक पैसे की जानकारी नहीं थी। उनको भी लग रहा था कि कहीं से हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, और एक प्रयास हुआ। ये प्रयास दिल्ली में वर्तमान सरकार के लोगों ने किया या नहीं किया, ये कहा नहीं जा सकता है। असम का क्या कनेक्शन है? एक तो असम का कनेक्शन मैंने शुरू में ही जब 3 विधायक पकड़े गए उसी दिन मैंने ट्वीट किया था कि जो पैसा है इसका स्रोत आसाम है कि बंगाल है कि झारखंड है, ये जानना होगा। अब हेमंत बिस्व शर्मा
वहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम में, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से संबंध है। कांग्रेस के लोग जब सुनते हैं कि प्रभावशाली हैं तो लोग अपने भी जाकर उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। अब अनूप सिंह कह रहे हैं कि हम मिले थे ट्रेड यूनियन के काम से, मगर वो मिले 5 दिन पहले। ये विधायक का भी जो खबरें आ रही हैं कि असम से होकर आए, तो कांग्रेस के जो विधायक चाहते हैं कि हम कांग्रेस से छुटकारा पाएं, हम रहेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, सरकार का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, मुझे लगता है खुद ही संपर्क करते हैं। और जब इतने लोग संपर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं से इस पर लोग विचार करेंगे। इसलिए कोई बहुत सोची समझी रणनीति के अनुसार भारत सरकार में से किसी ने किया हो, ये नहीं कहा जा सकता है। मुश्किल है, इनकार भी नहीं किया जा सकता है, मगर मेरी कोई ऐसी सूचना नहीं है। तो ये नॉन सीरियस जो कहा जाए गैर अनुभवी लोगों ने इस काम में। ईवीएम का क्या रोल है? अब ईवीएम के रोल के बारे में देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि ईवीएम 2019 के झारखंड के चुनाव में उस समय के मुख्यमंत्री ने इसको निजी तौर पर काम दिया था सर्वे का, और इन्होंने ही कहा था कि अब की बार 65 पार, और कई लोगों के टिकट भी इनके कारण से कटे। तो ये था, मगर ये एक आदित्य सिंह जो पकड़े गए, ये ईवीएम में कोई हिमांशु सिंह है, उनसे इनका बड़ी सक्रिय संबंध है, संपर्क है, और कहते हैं कि बंगाल के एक सांसद हैं, उनके भतीजा भी हैं। अब जो भी मामला इसमें हो, ऐसा ज़रूर लगता है कि जिन लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया है और राजनीति में व्यावसायिक मॉडल शुरू करना चाहते हैं, ऐसे नौधनाढ़ लोग हैं इस मुहिम में शामिल हैं, और उनको लगता है कि इस सरकार के बदले में विकल्प की कोई भी दूसरी सरकार बन जाए, और इसी नाते इस मुहिम में लोग लगे। आदित्य सिंह को बचाया किसने? अब मेरी सूचना के हिसाब से तो आदित्य सिंह अगर पकड़े गए तो जो भी बचाएगा वो सत्ता के बहुत नज़दीक होगा। मुझे लगता है कि जिनको इन लोगों ने काम सौंपा था सरकार को अस्थिर करने का, उसी में से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यह काम भी किया और सत्ता के नज़दीक जाकर इनको छुड़वाने का काम किया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आया है। बुधवार को 31 साल की एक महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है। संक्रमित महिला को एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या महिला हाल ही में विदेश गई थी, और इससे पहले आपको बताएं मंगलवार को एक 35 साल का विदेशी शख्स भी मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 9 मामले मिल चुके हैं। और अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल सामने आया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस मिले और 5 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 11% के पार हो गई है और दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 5600 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 1437 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी गुड मॉर्निंग इंडिया जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं शारिक खान, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को अस्थायी तौर पर सील किया गया है, क्योंकि तलाशी के लिए कंपनी की ओर से कोई वहां मौजूद नहीं था। प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आए थे, लेकिन तलाशी होने से पहले ही चले गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से जब कोई अधिकारी शख्स तलाशी के लिए वहां मौजूद होगा तो सील हटा दी जाएगी। जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तभी 10 जनपथ और कांग्रेस के हेडक्वार्टर के आसपास बड़ी तादाद में जवान तैनात कर दिए गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि याचना नहीं, अब रन होगा। साथ ही कहा नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील करना और कांग्रेस हेडक्वार्टर को पुलिस के पहरे में कैद करना तानाशाह का डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी प्रतिशोध धमकी की राजनीति में भरोसा रखते हैं। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी
और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। ये विनाश काल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। गृह मंत्री और जो गृह मंत्री का जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तिरंगे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर तिरंगे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी के सांसद तिरंगा बाइक यात्रा पर निकले, लाल किले से विजय चौक तक। इस यात्रा में विपक्ष का कोई सांसद नहीं दिखा। इसे बीजेपी ने सीधे गद्दारी करार दिया। ये लोग मतलब ये बता दे रहे हैं कि हम लोग पहले से ही इस तिरंगे के खिलाफ रहे, देश के खिलाफ रहे। इन लोगों ने अंग्रेजी मानसिकता के साथ इस देश को चलाया, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ इस देश को चलाया। अब इनका असली चेहरा, मुखौटा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नोच कर दिखा दिया देश को। ये देखिए, ये लोग देश के भी गद्दार हैं, तिरंगे के भी गद्दार हैं। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? तिरंगे पर यह टकराव सियासत से सोशल मीडिया तक दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को अपना डीपी बनाया तो सत्ता पक्ष के सारे नेताओं ने इसे डीपी बना लिया। विपक्ष ने कहा तिरंगा हमारे दिल में है। देखिए, हमारे दिल में तिरंगा है। ये आप बीजेपी के बात सुन के सोशल स्टेटस में हमको चेंज करना पड़े, वो नौबत अभी नहीं आई है। हमारे दिल में तिरंगा है और दिल में ही रहेगा। देखिए क्या है ना कि भेद खुल गया। तिरंगे के प्रति सम्मान था नहीं। मोदी जी ने जैसे ही कहा घर घर तिरंगा, और ये सारे तिरंगा विरोधी अपनी कहते हैं ना कि वो एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि वो सियरा रंगा गए रहे, और जैसे ही ओकरा पानी में पड़ल तो ओकर रंगवा उड़ गए। उधर कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगा लिए पंडित नेहरू की तस्वीर लगाई, याद दिलाते हुए कि तिरंगे का नेहरू और कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा भी अब राजनीति का विषय बन गया है। तिरंगा हमारी आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लहराता हुआ तिरंगा सबके भीतर गौरव का भाव भरता है, लेकिन अगर इस पर भी राजनीति चल पड़े तो यह बड़े दुख का विषय है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। जब पत्रकारों ने खादी की जगह दूसरे मटेरियल से तिरंगा बनाने का पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, बीजेपी चाहती है कि भारत में कोई भी चीज छोटे या मझोले कारोबारी ना बनाए। बीजेपी चाहती है कि सब कुछ उनके 2 से 3 पसंदीदा कारोबारी बनाए, इसलिए उन्होंने इसे भी बदल दिया। योजना यह है कि आम लोगों की जेब का पैसा निकालकर बड़े कारोबारियों की जेब भरा जाए। BJP wants to do is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules.
Their entire idea is to take the money out of these people's pocket, right, and put it into rich businessmen's pocket. Thank you very much. झारखंड के उन 3 विधायक जिनके साथ बंगाल की सीआईडी फिलहाल हिरासत में पूछताछ कर रही है, उनकी निशानदेही पर जब सीआईडी की टीम दिल्ली में वारंट के साथ एक शख्स के यहां छापा मारने आई तो दिल्ली पुलिस ने उसे अपना काम करने से रोक दिया। वहीं इस मामले में एफआईआर करवाने वाले विधायक अनूप सिंह ने आशंका जताई है कि अब उनके खिलाफ जल्द केंद्रीय एजेंसी जैसे ईडी कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली पुलिस के असहयोग से परेशान बंगाल सीआईडी टीम जैसे ही आनंद निकेतन में सिद्धार्थ भट्टाचार्य के यहां तलाशी वारंट के साथ बंगाल सीआईडी टीम पहुंची, फौरन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का फोन आया कि वो थाने लौट आए। ये टीम कोलकाता में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों से करीब 50 लाख की बरामदगी के सिलसिले में पहुंची थी। सुबह हम गए थे तो बातचीत हो रहा था, घर में तो पहले घुस नहीं पाया, बातचीत हो रहा था। सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन करने के शुरू कर रहे थे, तभी यहाँ से जो हमारा स्कॉटिंग ऑफिसर था वो बोल रहे कि कोई सुपीरियर ऑफिसर थाने में बुला रहा है, जल्दी चलिए। बार बार बुलाए थे तो यहाँ पे आ गए। सीआईडी टीम के साथ दिल्ली पुलिस के असहयोग की खबर जैसे ही फैली, टीएमसी के सांसदों ने राज्यसभा में इस मामले को उठाते हुए सदन से बॉयकॉट कर दिया। कोर्ट ऑर्डर के साथ एक दिल्ली वाले बंदे इसमें है इन्वॉल्व, उसको अरेस्ट करने के लिए सीआईडी टीम पश्चिम बंगाल से दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली पुलिस इधर आके वो टू बी अरेस्टेड को छुड़ा के लेकर गए और दिल्ली पुलिस को पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम को रेस्ट्रेन किया। नित्यानंद राय जी इसका कोई जवाब नहीं दिया और चेयर भी उनको अलाउ नहीं किया जवाब देने के लिए, तो इसकी प्रोटेस्ट में हम वॉकआउट करके बाहर आए। इसी बीच रांची में जिस कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई और जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री की भूमिका को उजागर किया था, अब उनका कहना है कि लालच उन्हें भी दिया गया और अब भाजपा उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू करवा सकती है। और आज के डेट में आप जान रहे जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी उपयोग कर रही है, कल का ट्वीट निशिकांत दुबे जी का देख लीजिए। मैंने सुबह ये बात बोली है ईडी और सीबीआई के बारे में, और निशिकांत दुबे जी शाम में ट्वीट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, विजिलेंस ऑफ कोल, ईडी, सीबीआई अनूप सिंह की पॉलिटिकल जांच करे। 3 पर केस हुआ, अभी जेल में है, वेस्ट बंगाल में है। अब बचे में से इनको 10 लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इतना संभव नहीं है, 10 लोग जाने की स्थिति में नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। और इसी तरह से इस तरह से हम देखें तो सरकार बची रहेगी, पार्टी भी बची रहेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य क्या होगा, ये आने वाले दिनों में बीजेपी से अधिक कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तय करेगा कि आखिर वो अपने झारखंड विधायक दल को एकजुट रखने में कितना कामयाब हो पाता है या नहीं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और हिमांशु शेखर के साथ, रांची से कैमरामैन हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे मनरेगा मजदूरों का करीब 5000 करोड़ केंद्र सरकार पर बकाया, जंतर मंतर पर आज होगा प्रदर्शन। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली आ रही हैं। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा। मुमकिन है दोनों नेताओं की मुलाकात भी हो और इस बार ममता नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी पीएम ही करेंगे। नीति आयोग की पिछली बैठक में ममता शामिल नहीं हुई थी। ममता बनर्जी की अगर पीएम से सीधी मुलाकात होती है तो ये एक अहम मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब पश्चिम बंगाल में ममता ने अपने कैबिनेट में नए मंत्रियों को जोड़ा है, तो पुराने मंत्री पार्थ चैटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार और करोड़ों के लेन देन के आरोप में ईडी ने हिरासत में ले रखा है। और इस पूरे मामले में ममता ने अब तक खामोशी ओढ़ रखी है और पार्थ चैटर्जी की बर्खास्तगी भी हुई, लेकिन ममता ने इस मामले से दूरी बनाए रखी। यूपी में बुलडोजर योगी सरकार का प्रतीक बन चुका है। सरकार का दावा है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ होती है, लेकिन अब अधिकारी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने, वसूली करने के लिए भी आम लोगों के घर
बुलडोजर से ढा रहे हैं। मुरादाबाद से सौरभ शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीर आपको याद होगा, ये तस्वीर तब की है जब प्रशासन ने बुलडोजर से मुरादाबाद के फर्नीचर व्यापारी जाहिद के घर को ढा दिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जाहिद कोई गैंगस्टर हैं या आतंकवाद से लेना देना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जाहिद का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेलारी के एसडीएम घनश्याम वर्मा से अपने फर्नीचर के पैसे मांग लिए। एसडीएम घनश्याम वर्मा ने अपनी बेटी के लिए 2,64,000 रुपए का फर्नीचर जाहिद से खरीदा था। लेकिन जब जाहिद ने फर्नीचर के पैसे मांगे तो एसडीएम साहब ने एक फर्जी नोटिस भेजा कि जाहिद ने तालाब पर कब्जा कर अपना घर बनवाया है और फिर जाहिद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। बिल बना के जब इनके पास पहुंचे 7 तारीख को सुबह को, बोले कोई इतना बिल बना दिया तुमने तो, और मैं तुम्हारे टेबल पे सजा कर रख दिया है, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ में बिलारी का उज्ज्वलाधिकारी हूँ और मैं तुम्हारा पूरा मकान गिरवा दूंगा। फिर हम भागे एडीएम प्रशासन के पास। फिर इन्होंने लताड़ लगाई कि भाई जब मैंने कह दिया जांच मुझ पे आ गई है, मैं जांच करूंगा, उससे पहले कैसे भेज दिया तुमने? इतने पे न मानेंगे तो तोड़ दो, जब जो होगा देखी जाएगी। जाहिद ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला अधिकारी से की। सोशल मीडिया पर भी फुटेज वायरल किया जिसमें एसडीएम खुद फर्नीचर खरीदते हुए नजर आ रहा है। हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच बैठाई। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जांच का बिंदु है कि मे भी कि उनका कहना सही हो, प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि पहले से प्रीजुडिस हुआ जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से करना। यूपी प्रशासन ने 14 दिन की जांच के बाद पाया कि एसडीएम साहब ने बदले की कार्रवाई के चलते जाहिद के घर बुलडोजर चला दिया। एसडीएम घनश्याम वर्मा को यूपी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष यूपी में हुई सभी बुलडोजर कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहा है। ये बुलडोजर का जो प्रयोग है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वसूली का एक तंत्र हो चुका है। जितने भी बुलडोजर की कार्रवाइयां की गई हैं उसमें एक कमेटी बने, एक कमेटी जो सिटिंग जज हैं उनके अंडर में बनाई जाए और उस सिटिंग जज के अंडर में जो कमेटी बने उनसे सभी बुलडोजर के कार्रवाइयों की जांच कराई जाए। जाहिद कोर्ट में आरोपी एसडीएम पर मुकदमा कर जेल भेजने की याचिका दायर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार अब जाहिद को मुआवजा देगी, क्योंकि उसका घर गिराया एसडीएम ने सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके, तो उसका घर भी सरकार को बनाना चाहिए। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई का यूपी सरकार प्रचार करती है, प्रसार करती है, तालियां बटोरती है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा निर्दोष लोगों के घरों को गिराया जा रहा है और जवाबदेही उनकी कुछ भी नहीं, क्योंकि अब यह कहा जाने लग गया है कि यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। अच्छा होगा तो तालियां भी योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे, लेकिन बुरा हुआ तो सवाल भी मुख्यमंत्री से ही पूछे जाएंगे। मुरादाबाद में सहयोगी अनवर और दिल्ली में अश्वनी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में हजारों मनरेगा मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली है। केंद्र सरकार पर मनरेगा मजदूरों का करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसी के चलते अलग अलग राज्यों से हजारों मनरेगा मजदूरों को दिल्ली के जंतर मंतर पर का रुख करना पड़ा है। रविशंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। वो सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, वो जेएन रुपया, वो बीडीओ रुपया, प्रधान भी रुपया, प्रशासन बेड़ो भंग्या रे, कोई कमुंडे बोलो। देश भर के मनरेगा मजदूर बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं। रामफल और मिस्त्री देवी जैसे हजारों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। सीतापुर से आई रामफल को महीनों से मनरेगा का मेहनताना नहीं मिला है, तो राजस्थान के अलवर से आई मिस्त्री देवी को
मनरेगा की बकाया मजदूरी के साथ फोटो अपलोड कराने वाले सिस्टम से दिक्कत है। हमारी मजदूरी, बकाया मजदूरी इस साल की नहीं है, पिछले मार्च की थी है, पिछले मार्च तक की नहीं है। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं कि जब नरेगा में बजट कम बनेगा तो आपको मजदूरी कहां से मिल जाएगी, काम कहां करने जाए। हम देखते हैं जो गांव से बाहर काम करने आते हैं उनको हर फैक्ट्री में 12,000 मिलता था, वहां 6,000 मिलने लगा है, और वो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से वो वापस घर जा रहे हैं कि मजदूर इतने हो गए, फैक्ट्री में काम नहीं मिलता है। मेरे को दिक्कत यही है, एक तो बड़ी दिक्कत ऐप वाली, वो मतलब फोटो खींचते हैं ना मेड, वो फोटो आता नहीं, महिला सुबह 4 बजे जल्दी उठती है, उनका वो बच्चों का कर नरेगा में जाती है, ऐप खुला नहीं, आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। ये इस साल से तो ऐप का हो गया, और गई साल का 6वां 7वां महीना का मेटो का पेमेंट अभी बाकी है, फिर लास्ट का 3 महीना में ये लेबर कॉम की उसका पेमेंट भी बाकी है। मेरा पति को आधा बीघा जमीन मिली है, हाँ, और उसमें से लड़का 3 है, आधा बीघा में से 3 भाग कर दिया उनको। बिहार से आई मीना देवी को भी 6 महीने से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली है। गनीमत है कि भतीजे के साथ रहती हैं तो 2 टाइम खाना मिल जाता है। मजदूरी नहीं मिली है ना, 6 महीना से नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिली है ना, तो कैसे गुजारा चल रहा है? भतीजा और भाई यार खिलाता है। नरेगा का बजट घाटे में चला गया तो आपके रसोई में भी आटा नहीं मिलेगा। नरेगा एक तरह से जीवन दान है, गारंटी है, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं हो तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। दरअसल कोरोना के वक्त केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,11,000 करोड़ कर दिया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार अब मनरेगा का बजट लगातार घटा रही है। बजट घटेगा तो मजदूरी के पैसों का भुगतान कैसे होगा? यही नहीं, कई मजदूर ऐप के जरिए फोटो अपलोड कराने के नियम से भी परेशान हैं। कई इलाकों में मनरेगा मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि ऐप में फोटो अपलोड नहीं हुई तो उनकी मजदूरी काट ली गई। यही नहीं, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर केंद्र सरकार ने फंड ही नहीं दिया है, जिसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। कोरोना के टाइम में इन्होंने 71,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ बढ़ा के 1,11,000 करोड़ किया था, वो भी कम पड़ा। और लगता है इनको कि ये कह रहे नहीं अब कोरोना तक गया, लेकिन बेरोजगारी तो उतनी ही चल रही है, नरेगा का डिमांड उतना ही चल रहा है। तो अब कोरोना के बाद फिर से उन्होंने 73,000 करोड़ कर दिया, जैसे किसी को मजदूरी की जरूरत नहीं है। और उसका नतीजा क्या है कि आज की तारीख में 2/3 बजट खर्च हो चुका है और 8 महीने बचे हैं, तो कैसे चलेगा नरेगा उसमें? लास्ट पार्लियामेंट के क्वेश्चन में जो उत्तर दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उससे 2600 करोड़ के ऊपर बकाया है मजदूरी का, सिर्फ मजदूरी का। और 26 दिसंबर 2021 के बाद कोई पेमेंट नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जब पूछते हैं केंद्र सरकार को, वो कहती है करप्शन हुआ है और बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। तो उसको लेके जब राज्य सरकार से पूछते हैं, राज्य सरकार बोलता है हमने तो सब उत्तर दे दिया है, सब हमने क्लियर अप किया है। तो ये लोग पॉलिटिकल इशू बना के इसको हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा है राज्य सरकार का कहना। तो यहाँ के मजदूरों की मुख्य मांग ये है कि देरी भुगतान खत्म हो जाए, क्योंकि भुगतान गारंटी के बिना रोजगार गारंटी का कोई मतलब नहीं है। और कई बार मजदूर लोग काम करते हैं लेकिन महीनों तक भुगतान नहीं हो रहा है और कई बार नहीं भी हो रहा है। तो ये अन्याय जो 10-12 साल से चल रहा है, ये खत्म हो जाए, ये उनकी मुख्य मांग है। और इस साल में ऐप बेस्ड सिस्टम शुरू किया गया, तो हर बार जब पेमेंट सिस्टम बदलता रहता है तो शुरू में जरूर कुछ न कुछ समस्याएं होंगी। तो इसलिए हमारा मांग है कि एक पेमेंट सिस्टम हो जाए जो रिलायबल और टाइमली हो। एक तो महंगाई ने पहले से ही कमर तोड़ी हुई है, गरीबों के लिए तो हालात और भी खराब हैं। ऊपर से मनरेगा का मेहनताना समय पर नहीं मिलेगा तो हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तब है जब मनरेगा के तहत मजदूरी कई राज्यों की कृषि मजदूरी से भी कम है। खास तौर पर जो मनरेगा में अनियमितताएं हैं, उन अनियमितताओं का जो खामियाजा है
वो नियम को जटिल करके इन गरीब मजदूरों को न भुगतना पड़े, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जंतर मंतर से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या वाराणसी के घाटों की सैर करने के लिए भी आपको टिकट खरीदना होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट पर 10 रुपए का टिकट लगा दिया गया है। इसे लेकर जब हंगामा हुआ तो अधिकारियों ने फैसला टाल दिया। वाराणसी से अजय सिंह की ये रिपोर्ट। वाराणसी के 84 घाट में राजघाट के बगल में यह नया नमो घाट बना है। यहाँ नमस्ते की शैली में 3 स्कल्पचर बने हैं। बैठने के लिए बारादरी और सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे, लिहाजा स्मार्ट सिटी ने 10 रुपए का टिकट लगा दिया। इससे लोग नाराज दिखे। हमारे ख्याल से तो ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जितने भी यहाँ से बनारस में जितने भी घाट हैं, किसी भी ऐसी अनुमति नहीं है कि पैसा लगा कर किसी घाट पे घुमाया जाए। सर मैं बहुत बनारस घुमा, लेकिन ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि 10 रुपये टिकट लग रहा है। ये तो पर्यटन स्थल है और तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, लेकिन जो लग रहा है गलत है। हाँ, जो स्टैंड का पैसा लग रहा है गाड़ियों का, उसको वो तो ठीक है, वो तो सुरक्षा के लिए अच्छा है। लेकिन देखिए आज हमको लग रहा है कि हम कल भी आए थे, कल तो तमाम भीड़ थी, आज तो भीड़ हमको लग रहा है 25% से भी कम है टिकट की वजह से। मंगलवार की शाम से लगे इस टिकट के काटने के लिए इंतजाम होने लगे, तब तक इसे वापस ले लिया गया क्योंकि मीडिया पर खबर वायरल हो गई थी। हमारे उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगले आदेश तक ये स्थगित रहेगा। टिकटिंग जो है, एंट्री टिकट जो हमारे पार्किंग की टिकटिंग है वो अभी चालू है और इसको अंडर रिव्यू करके प्रोसेस करके उसके बाद हम लोग इसे शुरू करेंगे जैसा निर्देश प्राप्त हुआ। कल शाम से इम्प्लीमेंट हुआ था, अभी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसको। यानी घाट में घूमने का टिकट तो नहीं है, लेकिन गाड़ी लेकर जाएं तो पार्किंग चार्ज अब भी लगेगा। बनारस में नए बने नमो घाट पर 10 रुपए का टिकट बनारस के लिए बिल्कुल नया था, लिहाजा ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और जैसे ही यह खबर तेज हुई, अधिकारियों के कान तक जब बात पहुंची तो फिलहाल इस योजना को, इस टिकट की योजना को अभी स्थगित कर दिया गया है। पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है। वाराणसी के नमो घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जिस अस्पताल में पहुंचे थे जिंदगी के लिए, वहां मौत आ पहुंची और यह सब कुछ हुआ लापरवाही की वजह से। मध्य प्रदेश से यह खबर अनुराग द्वारी की, ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर के अस्पताल में लगी आग के मामले में सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही की झड़ी सी लग गई। 8 महीने पहले भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई नवजात बच्चों की मौत से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उधर जबलपुर में सीएमएचओ ने 52 अस्पतालों में नए मरीजों के दाखिले पर रोक लगा दी, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो जिंदगी की आस लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन मौत कर रही थी वहां उनका इंतजार। कौन है जिम्मेदार? अनुराग द्वारी की यह खास रिपोर्ट। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं, फर्जी हैं, उनको सील कराया जाए, जांच पड़ताल करके। लाइसेंस रद्द करा जाए, हम लोग ये चाहते और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता। जिसके घर का गया आता वही ध्यान देता है। जान बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। जबलपुर में 8 बेगुनाहों की मौत के बाद कई शहरों और राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग और दमकल के कर्मचारी साझा टीम बनाकर अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। एनओसी तो दे दिया था, लेकिन अब देखने निकले हैं कि अस्पताल शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। हम सरकार के आदेश पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं या नहीं। सब खुद को चाक चौबंद रखें। उधर जबलपुर में 8 लोगों की मौत के बाद भी शायद मजाक ही चल रहा है। कलेक्टर कार्यालय में घंटों अस्पताल मालिकों, डॉक्टरों को बुलाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल में लगी आग के बाद मंगलवार शाम 7:39 पर सीएमएचओ की तरफ से 52 अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगी। पुराने मरीजों को शिफ्ट करने को कहा गया। रात 8:43 पर संशोधित लिस्ट जारी की गई।
9:03 पर कहा गया कि मीडिया फिलहाल इस लिस्ट को न दिखाए। रात 10 बजे के आसपास सीएमएचओ के ही निलंबन का आदेश आ गया। सरकार कह रही है उन्होंने ऐसा निर्देश दिया ही नहीं था। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार फर्जी अस्पतालों को बचा रही है। यहाँ से इस तरह के किसी आदेश की कोई निर्णय नहीं लिया गया था। ये जरूर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों का संचालन पूरी तरह से हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ही हो और ये सुनिश्चित किया जाए, और जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ जिनका आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जिन्होंने सेफ्टी के ऑडिट्स के जो सर्टिफिकेशन दिए थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। अस्पतालों में आग से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अब जो जबलपुर में आग लगी तो सीएमएचओ ने जो है जांच कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश निकाला, और सरकार ने उस जांच आदेश को वापस ले लिया, ये कहकर कि ये आदेश गलत निकल गया था। तो मंत्री ये भी बताएं कि ये अस्पताल जो है मशरूमिंग इनकी कैसे हो रही है, किस आधार पर बिना जो है कंप्लायंस के अस्पताल चालू हुए थे, इसका जवाब तो मंत्री को देना चाहिए। दूसरा मजाक, मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट अब तक लागू नहीं हुआ है। फायर सेफ्टी ऑफिसर बिना किसी अधिकार के सिर्फ नोटिस जारी करते हैं या कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग को सूचना देते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी जैसे कई राज्यों में ये एक्ट लागू है, लेकिन हाई कोर्ट, मानवाधिकार आयोग की फटकार के बावजूद मध्य प्रदेश में नहीं। कैग ने 2014 में इस पर आपत्ति उठाई थी कि मध्य प्रदेश में सबसे वीक पोजीशन है फायर की सेफ्टी की, तो हमने उस समय मेमोरेंडम देख के इस पर शुरुआत की थी और ये कहा था कि अगर एक्ट लागू नहीं किया गया फायर सेफ्टी एक्ट तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे प्रश्न को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा में भी यह प्रश्न उठा था। ये जबलपुर में आग लगी, आईपीसी की धारा गैर इरादतन हत्या का आरोप लग रहा है जो सिद्ध करना कठिन होता है, और दूसरी बात मुआवजे की कोई बात नहीं। अगर एक्ट होता तो हो सकता था उनको लाखों रुपए मुआवजा मिलता, और जो भी दोषी सिद्ध होते उनको उन प्रावधान उस एक्ट के अनुसार सजा भी प्राप्त होती। बहरहाल सरकार प्रशासन की लापरवाही का नतीजा तन्मय जैसे बेगुनाह उठाते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पिता को फोन से यह आखिरी तस्वीर भेजी, कान में चोट लगी थी, परिवार अब सदमे में है। चौथे बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। उसके बाद कैसे अप्रूवल दे देते हैं ये लोग, होना कुछ नहीं है। वहाँ से मंत्री और बड़े बड़े नेता घोषणा कर देते हैं ये करेंगे वो कर देंगे, 4 दिन बाद जनता भी चुप बैठ जाती, कुछ नहीं करती है। इधर अस्पताल के फरार मालिकों में से एक डॉक्टर संतोष सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर सोनी BAMS हैं, लेकिन एलोपैथी अस्पताल चला रहे थे। किसी हादसे के बाद सरकार और प्रशासन जागता है, कार्रवाई के आदेश देता है, ऑडिट कराता है और फिर सो जाता है। किसी ऐसे ही हादसे के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए जागने के लिए, जहां 8 बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मुंबई से सटे काशीमीरा में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। 13 साल के एक बच्चे को उसके ही 2 दोस्तों ने फिरौती के लिए मार डाला, उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में अफजल और इमरान नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया। 13 साल का मयंक अपने ही दोस्तों पर भरोसे का बलि चढ़ गया। अफजल मोहम्मद हनीफ अंसारी और इमरान नूर हसन शेख ने अपना रोजगार शुरू करने के लिए पहले मयंक से पहचान बढ़ाई और उससे फिरौती वसूलने का प्लान बनाया, फिर उसे बहाने से अगवा कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अफजल को अपना सैलून खोलना था तो इमरान को गैरेज। अफजल ने पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। जिस दिन घटना हुई है 31 तारीख को, उस दिन उसे वो साथ में लेके आया। साथ में लेके उसने इमरान को साथ में लिया, मोटरसाइकिल पे दोनों वसई के डायरेक्शन में गए। वहाँ पे जो वासाड़ा ब्रिज है वहाँ से उस लड़के को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर गया होगा, बट जब लड़का लंगड़ाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तब आरोपी नीचे गए। उन्होंने जो साथ में चाकू लाया था उससे उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हत्या के दूसरे दिन दोनों ने मयंक का सिम कार्ड अपने फोन में लगाकर मयंक की मां को फोन कर 35 लाख रुपए की मांग की। मयंक की मां ने जब कहा कि पहले उससे बात कराओ, तब दोनों ने पहले फिरौती की रकम देने पर जोर दिया। 13 साल के बेटे की मौत से मां का रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी नहीं मारेगा, मेरा बच्चा एक बार आ जा मेरे पास, कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुझे जो चाहिए सब मिलेगा, मेरा बच्चा एक बार आ जा, मेरा बच्चा दे दो गरीब की झोली में।
पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मीरा रोड के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, चाकू और मयंक का सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का इरादा पहले से ही मयंक की हत्या करने के बाद ही उसके परिवार वालों को फोन कर फिरौती की रकम मांगने का था, क्योंकि उसे छोड़ने के बाद दोनों को अपनी पहचान जाहिर होने का खतरा था। मीरा रोड से राजा मयाल और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। 20 साल पहले मुंबई से गायब हुई एक महिला सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में मिल गई। अब 70 साल की हो चुकी हमीदा बानो 2002 में मुंबई से दुबई नौकरी के लिए गई थी, लेकिन ट्रैवल एजेंट की धोखेबाजी के चलते वो पाकिस्तान पहुंच गई। एक यूट्यूबर ने उनकी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो फौरन मुंबई में उनके परिवार तक पहुंची। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 70 साल की हमीदा बानो हिंदुस्तान वापसी को तड़प रही हैं। 20 साल पहले घरेलू सहायिका के काम के लिए दुबई कहकर निकली हमीदा के साथ धोखा हुआ और इन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया था। मुंबई के कुर्ला में इनके 4 बच्चों सहित पूरा परिवार रहता है। अब 20 साल के बाद सोशल मीडिया के जरिए इनसे संपर्क बन पाया है। आपको जब यहाँ लाया गया तो रास्ते में कुछ तकलीफों का सामना हुआ, कुछ मुश्किलात का सामना हुआ? वहाँ से कुछ नहीं हुआ बेटा। जब ये लाया इधर ना पाकिस्तान, हैदराबाद में झोपड़ी में रखा था 3 महीने। अच्छा। हमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ा बेटा। अच्छा। खाने से भी पैसे भी नहीं थे, बहुत तकलीफ उठा के फिर अम्मा को फिरा। दिल करते उनसे बात करने का? जी बेटा। तो अगर आपका अभी उनसे राब्ता कराया जाए इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। पाकिस्तान के एक सामाजिक कार्यकर्ता वलीउल्लाह मरूफ ने हमीदा का ये वीडियो 1 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और कुछ ही घंटों में 1000 किलोमीटर दूर मुंबई के कुर्ला में बसे उनके परिवार से हमीदा का संपर्क हो गया। हाँ बेटा, मेरे को पहचाने बेटा। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, तू ठीक है बेटा? मेरे से पूछो ना मैं क्या हालत में कैसी थी। और ये भाई जो कोशिश करके आप लोग को मेरे को मिलाए, उनकी बड़ी मेहरबानी है। इंशाल्लाह। 20 साल पहले वो दुबई बोल के निकली थी और पहले भी वो जाती आती थी, अभी भी वो दुबई बोल के ही निकली थी। फिर उसके बाद से हम लोग को पता ही नहीं था कि दुबई में है कि सऊदी में है कि कहाँ है। वीडियो से पता चला कि वो पाकिस्तान में। हमको बहुत उम्मीद है, जिस तरह से मीडिया वाले काम कर रहे हैं वहाँ की भी यहाँ की भी, उससे तो हमको बहुत उम्मीद है कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द इंडिया आ जाए। बीते 20 सालों में हमीदा के जीवन में कई मोड़ आए। शौहर के इंतकाल के बाद 4 बच्चों की परवरिश के लिए वो पहले भी विदेश जा चुकी थी, लेकिन 2002 में एजेंट ने झूठा वादा कर धोखा दे दिया। जब धोखे से पाकिस्तान पहुंच गईं, तब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक प्रमुख शहर हैदराबाद में रहने लगी और एक स्थानीय व्यक्ति से दूसरा निकाह किया, लेकिन दूसरे शौहर कुछ समय बाद गुजर गए। यहाँ तो हम नहीं ज्यादा ढूंढे, वो बाहर गई थी तो बाहर ही एक कोशिश कर रहे थे कि कहीं मिल जाए। एजेंट से बात कर रहे थे, वो एजेंट भी 1 साल तक की हमको धोखा दी कि तुम्हारी बहन बात नहीं करना चाहती, मिलना नहीं चाहती, झूठ बोली हमसे। फिर 1 साल के बाद जब हम लोग ज़्यादा जाने लग गए, उनकी बेटी तो भाग गई वहाँ पे। दुबई, अबू धाबी और बहरीन, ये 3 कंट्री में मैंने देखा। दुबई का वो हिस्सा, अबू धाबी भी है, फिर बहरीन अलग कंट्री है। बम्बई में भी तो हम लोग इंक्वायरी करते थे, लेकिन कहीं फोन भी आना बंद हो गया ना। परिवार ने पाकिस्तान उच्चायोग से संपर्क करने की योजना बनाई है ताकि हमीदा जल्द सुरक्षित भारत लौट सकें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, जो टॉप 5 खबरें दिखा रहे हैं उन खबर में पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर आप विस्तार से दिन भर देखना चाहते हैं। पहली खबर, नेशनल हेराल्ड केस, पूछताछ छापे, अब दफ्तर सील। नंबर 2 पर दिल्ली में ममता बनर्जी, PM से मिलने का मांगा वक्त। नंबर 3 पर नहीं टेकेंगे बीजेपी के आगे घुटने, हेमंत सोरेन बोले। नंबर 4 पर चीन ताइवान, एक और युद्ध की आहट। और आखिर में नंबर 5 पर दिल्ली में कोरोना केस में बड़ा उछाल, 5 की मौत।